हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑलियाइस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज में क्लास 10th का चैप्टर 8 देखेंगे, 8वां चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम आनुवांशिकता है, जेनेटिक्स है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसकी मदद से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो बात यहां पर शुरू करते हैं आनुवांशिकता की, आपके हेरिडिटी की या जेनेटिक्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इसमें जो जनन होता है, जैसे हम लोगों ने कल के चैप्टर में, जो कि पिछला जो हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया एनसीईआरटी का, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम जनन कैसे करते हैं, हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो जब कभी भी जनन होता है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स, यानी कि पेरेंट्स से, यानी कि उनके जो पूर्वज होते हैं वो अपने बच्चों में, अपने संततियों में अपने कैरेक्टर्स को, अपने लक्षणों को भेजने का काम करते हैं। और ये होता है किसकी मदद से? ये होता है डीएनए की मदद से। ये होता है जो जेनेटिक मटेरियल जिसे डीएनए हम लोग बोलते हैं, उसकी मदद से एक जनरेशन से लक्षण दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। मतलब ये हुआ कि मैं अगर एक मनुष्य हूं और जब मेरे बच्चे होंगे या मेरे बच्चों में जो भी कैरेक्टर, यानी जैसा मैं दिखता हूं, मेरे जैसे नाक है, मेरे जैसे बाल है, मेरे जैसे हाथ है, मेरे जैसा बिहेवियर है, तो ये जो कैरेक्टर मेरी बॉडी के हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर मेरी जनरेशन से दूसरी जनरेशन, यानी मेरे आगे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे जो लक्षण होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए जो एक कह सकते हैं यूनिट होती है, उसे हम लोग जीन बोलते हैं। और ये जो जीन होता है वो डीएनए से बना होता है। ठीक है, तो डीएनए से बना होता है। तो इसका मतलब कि डीएनए के थ्रू ही ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स, यानी कि लक्षण ट्रांसफर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसे हम लोग यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर जो बात लिखी हुई है कि यदि एक पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि यहां पर इन्होंने मेंशन किया है कि यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। मतलब इनका यह कहना हुआ कि अगर एक जीवाणु, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं, मैंने कल के चैप्टर में यह बात बताया था कि जब वो जनन करते हैं, ठीक है, एक कोश की जीव जब जनन करते हैं तो बिल्कुल अपनी ही फोटोकॉपी तैयार कर देते हैं। अपनी फोटोकॉपी तैयार करने का मतलब कि जो डीएनए जो है वो उसका पूर्वज का होता है, वही उनकी संततियों का भी होता है, यानी उनके उस जीवाणु से बनने वाले जो उसके बच्चे पैदा होते हैं उनका भी होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल फोटोकॉपी तैयार होती है। ठीक है, फोटोकॉपी, और कोई भी विभिन्नता नहीं पाई जाती। लेकिन जैसे हम सब हैं, तो हम, ये बात कल भी मैंने एक्सप्लेन की थी, हम सब क्या होते हैं, जैसे मनुष्य होता है, तो मनुष्य का मामला क्या होता है कि इसमें जो जनन होता है वो लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है कि लैंगिक जनन होने के लिए जरूरी यह है कि इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। नर अपने जो है वो गैमीट्स देता है, और साथ ही साथ मादा अपने गैमीट्स देती है। और जब दोनों के गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उसके बाद नए शिशु का, यानी कि नई जो संतति होती है, उसका जन्म होता है। तो मामला क्या होता है कि इसमें कुछ डीएनए इसके होते हैं, कुछ डीएनए इसके होते हैं, यानी कुछ जीन इसके होते हैं, कुछ जीन इसके होते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो नई संतति पैदा होती है, जो नया बच्चे का जन्म होता है, इन दोनों के आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, लैंगिक जनन की वजह से, तो कुछ कैरेक्टर इसके होते हैं, कुछ कैरेक्टर इसके होते हैं, क्योंकि ये दोनों के डीएनए से मिलकर बना होता है। तो मतलब एक जनरेशन से, देखिए, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सिंपल जीव जंतु हैं, ठीक है, या एक कोश की जीव जंतु हैं, जिनमें क्या होता है कि एक फोटोकॉपी तैयार होती है, यानी एक ही जीवाणु ब्रेक होकर 2 जीवाणु बनाता है, या एक अमीबा टूटकर जो है वो 2 अमीबा बनाता है। तो उसमें क्या होता है, डीएनए एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है, पूरा का पूरा डीएनए, यानी बिल्कुल उसमें विभिन्नताएं, यानी उनके बच्चों में और उनके जो पूर्वज होते हैं उनमें कोई विभिन्नता नहीं होती। लेकिन मनुष्य जैसे या जानवरों जैसे या बहुत सारे पेड़ पौधों जैसे जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल जीव हैं, उनमें क्या, जिनमें मुख्यतः लैंगिक जनन होता है, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं, उनमें क्या होता है कि लैंगिक जनन में, क्योंकि 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ जीन एक पेरेंट के जाते हैं और
और कुछ जीन जो है दूसरे पेरेंट्स के जाते हैं, उसके बाद नया जो जीव बनता है उसके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। तो वही चीज यहां पर बताई है कि यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं, जो पुनः विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं हो रहा है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, ठीक है, जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। ये मैंने आपको बता दिया। तो जो यहां पर ये एनसीईआरटी की लाइन बता रही थी वही चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दी। अब थोड़ी सी चीजें मैं आप लोगों को और एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताता हूं कि जिससे, और ये मैं वैसे सेल में बता चुका हूं, सेल जब चैप्टर पढ़ाया था क्लास 9th में तब बता चुका था, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिए भाई, जो भी किसी भी जीव जंतु, अगर किसी भी जीव जंतु की अगर बात करें, मान लीजिए एक मनुष्य की ही हम बात कर लेते हैं, तो ये जो मनुष्य होता है इसके अंदर जो कोशिका पाई जाती है, ठीक है, ये कोशिका पाई जाती है, इसकी इकाई जो होती है वो क्या होती है, मतलब किसी भी जीव की जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका के अंदर, ठीक है, कोशिका के अंदर पाया जाता है एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, एक केंद्रक पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है, ठीक है, इस केंद्रक के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके से धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इन धागे जैसी संरचनाओं को हम लोग क्रोमैटिन तंतु कहते हैं, ठीक है। जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के वक्त पर यही जो तंतु होते हैं, धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, ये आपस में मिल जाती हैं, आपस में एक कह सकते हैं आपस में कुंडली बना लेती हैं और कुछ इस तरीके की संरचना बनाती हैं, जिन्हें हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको बता दी। तो ये गुणसूत्र हो जाता है। अब ये जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, गुणसूत्र जो होता है किससे बना होता है? मुख्यतः ये डीएनए से बना होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। यही जो है जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। गुणसूत्र कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक कहां पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। कोशिका कहां पाई जाती है? किसी भी जीव में पाई जाती है। जैसे मैंने यहां पे मनुष्य ले लिया। अब मामला क्या होता है, ये जो डीएनए होते हैं, डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। ये सब मैं डिटेल में 9th वाले एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आपको उसमें अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसमें आप जाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा शॉर्ट में सारी चीजें बता दे रहा हूं। अब डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, कुछ नाइट्रोजनस क्षार से ये बना होता है, साथ ही साथ कुछ पेंटोज शुगर से बनता, शुगर और साथ ही साथ क्षार समूहों से ये बना होता है। तो डीएनए के एक छोटे से छोटे भाग को, ठीक है, छोटे छोटे भागों को, डीएनए के छोटे छोटे भागों से जो विशेष प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारों से बने होते हैं, जिन्हें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब बोलते हैं। तो ये जो डीएनए होता है, जो गुणसूत्र के अंदर मौजूद होता है, गुणसूत्र जिससे बनता है, उस डीएनए के छोटे छोटे भागों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए कि डीएनए का एक भाग ये डीएनए है और डीएनए के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं या छोटे छोटे जो भाग होते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। अब जीन क्या काम करता है सर? जीन जो है, हमारे शरीर में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, लगभग 20,000, एक कोशिका के अंदर लगभग 20,000 से अधिक जीन पाए जाते हैं, ठीक है। अब 20,000 से 30,000 जो जीन पाए जाते हैं, हर जीन का काम क्या होता है? हर जीन का काम यह होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो एक जेनेटिक मटेरियल और पाया जाता है, जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं, और साथ ही साथ हमारे कोशिका के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। तो आरएनए और राइबोसोम को ये क्या करता है? जीन इंस्ट्रक्शन देता है, यानी आदेश देता है। अब जब आदेश मिल जाता है तो ये आरएनए और राइबोसोम आपस में मिलकर क्या काम करते हैं? विशेष हमारे शरीर में खाने के बाद, हमारे खाने में, यानी जो खाना हम खाते हैं उस खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है, ठीक है, खाने के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। वो प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट होकर अमीनो अम्ल में बदल जाता है, ठीक है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। तो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो खाने के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है, प्रोटीन अलग अलग सोर्सेज से मिलता है, तो वो जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन हमारे शरीर में डाइजेस्ट होकर अमीनो अम्ल में या अमीनो एसिड में बदल जाता है। तो जीन जब आदेश देता है आरएनए राइबोसोम को कोशिका के अंदर, तो ये आरएनए राइबोसोम इन्हीं अमीनो अम्लों की मदद से, ठीक है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन होती है, यही हमारे शरीर के लक्षणों के लिए
जिम्मेदार होती है। हमारे शरीर में जो भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी कैरेक्टर दिखाई पड़ रहे हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है। जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊंगा तो और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे आपके बाल हैं, बाल जो है वो एक प्रकार के प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है, प्रोटीन से बने हुए। आपकी स्किन है, स्किन जो है वो एक प्रकार की प्रोटीन से बनी हुई है। आपकी आंखें हैं तो एक प्रकार के प्रोटीन से बने हुए हैं। आपके हार्मोन है एक प्रकार के प्रोटीन से बने हुए हैं। एंजाइम है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने हुए। यानी हमारे शरीर में जो ज्यादातर चीजें बनी हुई हैं, ठीक है, वो किससे बनी हुई हैं? प्रोटीन से बनी हुई हैं। अब बिल्कुल बात स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल मजा आ जाएगा इस चीज को जानकर। तो हमारे शरीर में ज्यादातर चीजें जो किससे बनी हुई हैं? प्रोटीन से बनी हुई हैं। मतलब हमारे शरीर में जो कुछ दिख रहा है, हमारे बाल, नाक, आंख, कान, मसल्स, हार्मोन, एंजाइम, जो कुछ भी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है वो किससे बना है? वो प्रोटीन से बना हुआ। यानी हमारे शरीर का प्रत्येक लक्षण, प्रत्येक जो कैरेक्टर है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। और ये प्रोटीन कौन बना रहा है? आरएनए राइबोसोम्स मिलकर बना रहे हैं। आरएनए राइबोसोम को कच्चा माल कहां से मिल रहा है? यानी किस चीज से प्रोटीन बना रहे हैं? अमीनो अम्ल से बना रहे हैं। अमीनो अम्ल हमें कहां से मिल रहा है? खाने से मिल रहा है। खाने में जो प्रोटीन थी उससे मिल रहा है। तो खाने की प्रोटीन हमने खाई, वो डाइजेस्ट होकर अमीनो अम्ल में बदल गई, और इन्हीं अमीनो अम्ल की मदद से आरएनए राइबोसोम एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बना रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। अब ये जो आरएनए राइबोसोम होते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, किस तरीके का प्रोटीन बनाना है, इसको आदेश कौन देता है? जीन देता है। जीन कहां मौजूद है? जीन कहां मौजूद है? जीन हमारे गुणसूत्रों पे मौजूद है, ठीक है, गुणसूत्रों पे मौजूद है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं वो कहां पे मौजूद है? हमारे केंद्रक में मौजूद है। केंद्रक कहां मौजूद है? कोशिका में मौजूद है। कोशिका कहां मौजूद है? हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे शरीर के अंदर मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे जीन होते हैं। तो हमारी आंख में मान लीजिए कि हमारी आंख है, तो आंखों में कौन कौन से प्रोटीन बने, आंखों को बनाने के लिए कौन कौन से प्रोटीन की जरूरत होगी, ये जो चीज होती है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है कि किस प्रकार का प्रोटीन हमारी आंखों के लिए जरूरी है, तो इस इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्म में मौजूद होता है। कहां पर? डीएनए में, यानी कि हमारे जीन में मौजूद होता है। भाई डीएनए का ही छोटा भाग तो जीन है ना, तो हमारे डीएनए में मौजूद होता है। तो मान लीजिए ये हमारे आंखों के रंग वाला जीन है, ठीक है, आंखों के रंग वाला जीन है। तो ये आंखों के रंग वाला जीन आरएनए राइबोसोम को कहेगा कि तुम आंखों की भूरी आंखें बनाओ। तो आरएनए राइबोसोम क्या करेगा कि ये जो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहुंचते हैं, इनमें से उन अमीनो अम्लों को ले लेगा जिससे कि हमारी आंखों के लिए एक विशेष भूरे प्रकार की प्रोटीन बन सके। फिर इन अम्लों को लेकर यह आरएनए राइबोसोम क्या करेगा? एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बना लेगा जो भूरी आंखों के लिए जिम्मेदार होगी, और हमारे शरीर के अंदर वो लक्षण भूरी आंखों वाले आ जाएंगे। तो क्या सर हर कैरेक्टर के लिए, हर लक्षण के लिए अलग अलग जीन होते हैं? बिल्कुल सर। हमारे शरीर में जो भी हमारे बालों का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए अलग जीन मौजूद होंगे, वो घुंघराले होंगे कि वो सीधे होंगे, ठीक है। बालों का रंग के लिए अलग जीन होंगे। तो जो चीजें हमारे शरीर में इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं, सब के लिए, जो भी कैरेक्टर मेरे शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, उन सब के लिए, उन सारे लक्षणों के लिए अलग अलग जीन जिम्मेदार हैं, ठीक है, अलग अलग जीन जिम्मेदार हैं। और ये सारे के सारे जो जीन होते हैं, हजारों जीन होते हैं, और अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग जीन जिम्मेदार होते हैं। और ये सारे जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं? आरएनए राइबोसोम को आदेश देकर विशेष प्रकार की प्रोटीन बनवाकर हमारे शरीर में लक्षणों को विकसित करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो जीन होते हैं, हजारों जीन होते हैं, हजारों कैरेक्टर्स हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं, और हमारे शरीर के अंदर विशेष प्रकार के लक्षणों का विकास करते हैं। तो इसका मतलब सर जीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर। तो ये जीन कहां मौजूद होते हैं? हमारे गुणसूत्रों पे मौजूद होते हैं। पहले बता दिया कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य की बात करें, हर जीव जंतु में गुणसूत्रों का नंबर अलग अलग होता है। मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। और ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, ये जो हमारी कोशिका के अंदर मौजूद होते हैं, कोशिका के केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं, ये मेरी कोशिका के अंदर जो मौजूद है ये 23 जोड़े गुणसूत्र, ठीक है, ये आते कहां से हैं? ये आते हैं हमारे माता और पिता से, ठीक है, हमारे माता और पिता से आते हैं। अब जरा समझ लीजिए, अब आपको पूरी जेनेटिक्स मैंने एक तरीके से समराइज कर दी। तो मान लीजिए ये पिताजी हैं, ये माताजी हैं। तो पिताजी ने अपना
एक गुणसूत्र दिया, माताजी ने अपना एक गुणसूत्र दिया, और ये एक गुणसूत्र पिताजी से, एक गुणसूत्र माताजी से मिला, और इससे क्या हुआ, हमारी जो कोशिका बनी उसके अंदर ये 2 गुणसूत्र आए, ठीक है। 23 जोड़े यानी जो 46 गुणसूत्र हैं उनमें से 23 जो है पिताजी ने दिया और 23 माताजी ने दिया, और हमारे अंदर ये 46 गुणसूत्र का गुणसूत्र आ गए, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र आ गए। अब ये जो 23 जोड़े गुणसूत्र होंगे, इसमें जो जीन मौजूद होगा, ठीक है, वही जीन जो है वो हमारे शरीर में कैरेक्टर्स के लिए विशेष प्रकार के प्रोटीन्स को बनवाएगा, और हमारे शरीर के अंदर कैरेक्टर्स को, हमारे शरीर के अंदर जो लक्षण होंगे उनको विकसित करेगा। तो सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, ध्यान से देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर जो ये, इसका मतलब हमारे शरीर में जो भी लक्षण मौजूद हैं वो इन्हीं जीन इन गुणसूत्रों पे मौजूद होंगे, उन्हीं की वजह से ही मौजूद है। सीधी सी बात है, जो जीन मौजूद, जीन ही सारा कैरेक्टर बनवा रहा है, और जीन वही मौजूद होंगे जो इन गुणसूत्रों पर होंगे। और ये जो गुणसूत्र हमारी कोशिका के अंदर आए हुए हैं वो असल में कहां से आए हुए हैं, हमारे माता और हमारे पिता और हमारी माता से आए हुए हैं। इसका मतलब एक जनरेशन, ये मान लीजिए एक जनरेशन थी, तो इस जनरेशन से इस जनरेशन में क्या हुआ, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो गए। यानी हमारे अंदर अगर जो भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं, चाहे वो नीली आंखों वाले हों, भूरी आंखों वाले हों, बाल घुंघराले वाले हों, हमारे शरीर के अंदर कह सकते हैं कि स्ट्रेट हेयर्स वाले हों, हमारी स्किन का कलर कुछ भी है, हमारे अंदर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं, हमारे एंजाइम, बहुत सारी बीमारियां, ये सब जो हैं, जो भी कैरेक्टर हमारे शरीर के अंदर हैं, जो भी लक्षण हमारे अंदर मौजूद है, जो भी आनुवंशिकी लक्षण मौजूद हैं, वो असल में हमारे माता पिता के ही लक्षण हैं। कुछ लक्षण हमारे अंदर में हमारे माता पिता द्वारा आ जाते हैं, कुछ हमारी माता द्वारा आ जाते हैं, कुछ हमारे माता पिता के पूर्वजों द्वारा जो उनके अंदर मौजूद है उनके द्वारा हमारे माता पिता में आए, फिर माता पिता से हमारे अंदर ट्रांसफर हुए। तो कुल मिलाकर कुछ कैरेक्टर्स जो मेरे अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो कुछ मेरे पिताजी के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ मेरी माताजी के कैरेक्टर होंगे, और दोनों के मिला जुला स्वरूप जो है वो हमारा इस वक्त यहां पर मौजूद है। ठीक है, मौजूद है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जनरेशन में मैं अपने कैरेक्टर और मेरा जो पार्टनर होगा उसके कैरेक्टर जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। यानी मैं जो है वो मैं अपने कुछ नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं अपने जीन दूंगा, मेरा पार्टनर अपना जीन देगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो मेरे बच्चे हैं उनके अंदर वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होंगे, जो कुछ कैरेक्टर मेरे, कुछ मेरे पार्टनर के ट्रांसफर होंगे। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरीके से सारे के सारे कैरेक्टर ट्रांसफर होते जाते हैं। ऐसा मतलब ये बात आप समझ लें, ये समझ लें कि ये इसी वजह से हम लोगों का कि जो हम लोग पूरी तरीके से अपने माता पिता जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे माता पिता हैं उनमें से उनसे हमारा बहुत सारा कैरेक्टर मिलता जुलता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हमारे माता के हो जाते हैं, कुछ पिता के हो जाते हैं, तो मिले जुले होते हैं। तो बिल्कुल सेम तो हम ना माता की तरह होंगे ना पिता की तरह होंगे, लेकिन उन्हीं का मिला जुला स्वरूप हमारा होगा। तो होप कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं जिससे कि चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। मैंने क्या बताया कि माता पिता हैं, माता पिता ने एक गुणसूत्र पिता द्वारा मिला, एक गुणसूत्र माता द्वारा मिला, और यह ट्रांसफर हुआ कहां में, हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफर हुआ, शरीर के अंदर ट्रांसफर हुआ। शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है 46 गुणसूत्र मौजूद हैं, जिसमें 23 पिता द्वारा आए हैं, 23 जो है वो माता द्वारा आए हैं। कुल मिला के हमारी कोशिका के अंदर 46 गुणसूत्र मौजूद हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं ये मुख्यतः किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए जो है वो डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट, छोटे छोटे भाग को हम जीन कहते हैं। जीन हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग होता है। तो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर हजारों जीन पाए जाते हैं और वो अलग अलग कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। जीन क्या करता है, आरएनए राइबोसोम, हमारी कोशिकाओं के अंदर आरएनए राइबोसोम को इंस्ट्रक्शन देता है। आरएनए राइबोसोम क्या करता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे खाने से आए हुए प्रोटीन से मिले हुए अमीनो अम्लों का उपयोग करके विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाते हैं, और ये जो प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर के लक्षणों का विकास करते हैं। तो होप कि आपको 100% मैंने पूरा का पूरा जेनेटिक्स समराइज कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और उठ रहा होगा कि सर हमारे माता पिता से जो आपने कहा कि चलिए सर ये बात तो समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई कि माता पिता से, लेकिन माता पिता से ये गुणसूत्र आते कैसे हैं, माता पिता से ये गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर आते कैसे हैं, तो उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं। होता है क्या है कि ये जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें जो पिताजी हैं या जो मेल है या जो फीमेल है, जो माता जी हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि जो मेल है, ठीक है, वो अपना स्पर्म देता है, ठीक है, अपना स्पर्म देता है, और फीमेल जो है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो ये अपना अंडाणु देती है। तो ये शुक्राणु देता है, ठीक है,
पुरुष जो है क्या देता है, शुक्राणु देता है, और ये जो फीमेल होती है वो क्या देती है, अपना अंडाणु देती है। ये तभी तो, ये तो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा ना। तो शुक्राणु कौन देता है, पिता देता है, और माता क्या देती है, अंडाणु देती हैं। और इसी शुक्राणु के अंदर ही, शुक्राणु जो जीवित कोशिका है, इसी शुक्राणु के अंदर ही क्या मौजूद होते हैं, 23 क्रोमोसोम, 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं। और ये जो अंडाणु होता है, इसकी जो कोशिका, ये भी एक कोशिका है, लेकिन इसके अंदर 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं, 23 गुणसूत्र। तो 23 गुणसूत्र यहां, 23 गुणसूत्र यहां, ठीक है। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है, यानी स्पर्म जो है वो अंडाणु को निषेचित करता है, तो जब स्पर्म, ठीक है, स्पर्म अंडाणु को निषेचित करेगा, तो 23 गुणसूत्र इसके, 23 गुणसूत्र इसके आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, एक कोशिका बन जाते हैं। यानी ये स्पर्म यानी शुक्राणु और ये अंडाणु आपस में मिलकर एक कोशिका बन जाते हैं। 23 गुणसूत्र इसके, 23 गुणसूत्र इसके मिलकर ये 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। और यही जो 46 गुणसूत्र होता है, यही नई जनरेशन में जो न्यू जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन पहुंचती है, उसमें पहुंच जाता है। अब इसी कोशिका से बच्चे का जन्म होता है। यही कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका, 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से 16 कोशिका, 16 से 32 कोशिका, 32 से 64, ऐसे करते करते कोशिकाओं का समूह बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। फिर पूरा का पूरा जो है वो बच्चा बन जाता है। और फिर यही बच्चा जो है वो जन्म लेता है, और फिर यही बच्चा जो है आगे बनकर हमारे जैसा पुरुष या महिला बन जाती है। ठीक है, तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये 23 गुणसूत्र कैसे आते हैं, 23 गुणसूत्र कैसे आते हैं। अब एक चीज और यहां पर बात स्पष्ट कर लीजिएगा कि ये 23 गुणसूत्र कहां से आते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, 100% समझ में आ गई होगी। और किस सारी चीजें, अब ये जो हाँ, तो अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, पिछली बातें भी बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे हुआ है, सारी बातें मैंने आपको डिफाइन कर दी। तो अब क्या है कि अब कुछ थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी देख लेते हैं, कि एनसीईआरटी देखकर हम लोग इस बात पर बात करते हैं कि क्या इसमें और भी बातें लिखी हुई, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो। मैंने वैसे सारी बातें आप लोगों को स्पष्ट कर दी, बिल्कुल समझा दिया। ठीक है, पूरा जेनेटिक्स समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरा फ्लो डायग्राम में करके मैंने सब बता दिया। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन अब एनसीईआरटी क्या क्या बोल रही है उसको भी थोड़ा सा देख लें, उसको भी जानना जरूरी होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें तो ये है आनुवांशिकता का इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। तो आनुवांशिकता का डेफिनेशन तो यही हो गया ना कि एक जनरेशन से, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जेनेटिक मटीरियल यानी जो आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से जो कैरेक्टर, जो लक्षण जो है एक जनरेशन से दूसरे लक्षण में जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो इसी को जो पढ़ना, इसी के जो अध्ययन होता है, उसी को हम आनुवांशिकी बोलते हैं। ठीक है, और इसके ट्रांसफर होने को हम लोग आनुवांशिकता बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो आनुवांशिकता आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो वंशागत लक्षण होते हैं, ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि हर जनरेशन में जो एक लक्षण पाए जाते हैं और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे वंशागत लक्षण कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या बताया, बाल, नाक, आंख, कान, उसका बालों का कलर, आंखों का कलर, हमारे शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स, जितने एंजाइम, सब कुछ जो है वो वंशागत लक्षण होते हैं। ठीक है, वंशागत लक्षण होते हैं। अब यहां पर हाँ, अब लक्षण होते हैं। अब यहां पर लक्षणों की वंशागति के कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ नियम बताए गए हैं जिसमें मेंडल का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल जो है वो बहुत जरूरी है इनके बारे में जानना, कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है वो 1822 से 1884 तक इनका ये रहे इस दुनिया में, और इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और मेंडल जो है वो उन्होंने बहुत ज्यादा, तो इस नहीं कह सकते हैं बहुत ज्यादा वो पढ़े लिखे थे, एक कह सकते हैं पादरी थे, एक चर्च के पादरी थे, एक चर्च के जो है वो फादर थे, और वहां पर चर्च में सेवा किया करते थे। और लेकिन इनका बड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट था, और ये क्या करते थे, अपने जो चर्च के पीछे एक गार्डन था, उस गार्डन में ये मटर के पौधे उगाया करते थे। और मटर के पौधे, अलग अलग तरीके के मटर के पौधे उगाया करते थे, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ झुर्रीदार जिनके बीज होते हैं, कुछ के जो है वो साफ बीज होते हैं। तो उन अलग अलग प्रकार के जो मटर के पौधे होते थे, उन मटर के पौधों पर ये एक्सपेरिमेंट करते थे। ठीक है, यानी कि एक पौधे को दूसरे के साथ संकर करवाया, ठीक है, लंबे को बौने के साथ संकर करवाया, बौने को जो है वो लंबे के साथ संकर करवाया, ठीक है, झुर्रीदार वाले को प्लेन बीज के साथ संकर करवाया। तो ये यही करते
करते रहते, और जो भी ये परीक्षण करते थे उसको ये अपनी डायरी में नोट करते जाते थे। और फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जब इनकी ये डायरी खोजी गई तो दुनिया हिल के रह गई, पूरा दुनिया की दिमाग खराब हो गया। क्यों दिमाग खराब हो गया? क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे जो इन्होंने मटर के पौधों पर जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने बगीचे में किया था, उसके जो रिजल्ट इन्होंने लिखे थे वो इतने हैरान करने वाले थे कि जो आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया था। तो इनके जब रिजल्ट्स को फिर से परखा गया, समझा गया, तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि वो इंसान जो पादरी दिखता था, जो सिर्फ चर्च में जो है वो प्रेयर्स कराता था, उसने विज्ञान की उस विधा को या उस सब्जेक्ट को खोज दिया था जो अभी तक नहीं खोजा गया था, जिसे हम लोग अनुवांशिकी या जिसे जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कहीं भगवान वगैरह नहीं देते हैं कि बच्चों में जो कैरेक्टर आए, बल्कि वो अपने पिता और माता से ही जो है वो कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और अगर आप इन कैरेक्टर्स को इन कैरेक्टर के साथ अगर क्रॉस कराओगे, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे, उनका संकरण करवाओगे, तो नेक्स्ट जनरेशन कुछ इस तरीके से निकलेगी। और उनमें जो रेशियो होगा, यानी कि इतने जो बच्चे पैदा होंगे वो इस प्रकार के होंगे, और इतने जो बच्चे पैदा होंगे वो उस प्रकार के होंगे। मतलब वो पूरा उन्होंने मैथमेटिक्स की तरीके से उसको सॉल्व किया था। तो वो जो डायरी थी वो इतनी कीमती डायरी थी, मतलब उसमें जो जो रिजल्ट निकले थे वो आज भी बिल्कुल सत्य हैं, आज भी उनको पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। उनके बारे में उन्हीं नियमों से ही जो है वो सारी की सारी जेनेटिक्स काम करती है। तो इसी वजह से इन्हें कहा गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स, कहा गया, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो जो उन्होंने बताया कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। आपको पता ही हो चुका, मैंने सब बातें बताई दी, इनके बारे में आपको बता दिया। अब यहां पर क्या हुआ, इन्होंने जो मटर के दानों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था उसको मैं शॉर्ट में रिजल्ट बता दे रहा हूं, बहुत आपको इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्रयासी विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, उदाहरणतः गोल झुर्रीदार बीज, ठीक है, लंबे बौने पौधे, सफेद बैगनी फूल, ठीक है, जिनके होते हैं मटर के दाने। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों की प्रतिशत की गणना की, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि लंबे बौने पौधे को अगर आपस में संकरित करा दे तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे मतलब पौधे पैदा होंगे, ठीक है। फिर और भी जो मिक्स और प्रजातियां मिक्स और लक्षणों वाले पौधों को आपस में क्या किया, क्रॉस कराया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी होती हैं वो सब चीजें यहां पर एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक करवाया था जिसमें क्या लिया था, लंबा पौधा लिया, बौना पौधा लिया, लंबा पौधा और बौना पौधों को आपस में इन्होंने क्रॉस करा दिया, इनका संकरण करा दिया। और जब इनका संकरण कराया तो जो F1 जनरेशन हुई, पहली जनरेशन हुई, उसमें सभी लंबे पौधे पैदा हुए, ठीक है, सभी लंबे पौधे पैदा हुए। लेकिन लंबे पौधे तो पैदा हुए, लेकिन इसमें मामला क्या आ गया कि देखो दो चीजें होती हैं इसको समझने के लिए, एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। क्या होता है जीनोटाइप, फिनोटाइप? मतलब क्या है कि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर अब इसमें एक चीज समझ लीजिए आप कि जैसे मान लीजिए कि एक मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि मान लीजिए कि ये पिताजी हैं, पिताजी जो हैं वो भूरी आंखों वाले हैं, ठीक है, और माता जी जो हैं वो क्या है, नीली आंखों वाली हैं, ठीक है, नीली आंखों वाली हैं, ठीक है। अब भूरी आंखों वाले और नीली आंखों वाले यहां पर मामला चल रहा है, ठीक है। अब दुनिया में एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कुछ कैरेक्टर्स, कुछ जो लक्षण होते हैं वो पूरे यूनिवर्स मतलब हर जगह पर क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाई आपको पड़ेंगे पूरी दुनिया में लोगों के बीच में, ठीक है। तो यह माना जाता है कि जो लक्षण ज्यादा दिखाई पड़ते हैं वो थोड़ा डोमिनेंट फीचर होते हैं, यानी कि प्रभावी लक्षण होते हैं, ठीक है, प्रभावी। और जो कम लोगों के बीच में दिखाई पड़ते हैं ज्यादातर, ठीक है, तो वो क्या माने जाते हैं, वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, यानी रिसेसिव जीन उन्हें कहा जाता है। तो मतलब यह है कि आपको यह बात तो पता हो गई कि जो भी लक्षण हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं, शरीर के अंदर जो भी लक्षण हमारे शरीर के अंदर आ रहे हैं वो जीन की वजह से आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको बात एक्सप्लेन कर दी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अब मामला क्या हो जाता है कि लेकिन बात यहां पर यह हो जाती है कि मान लीजिए कि
पिताजी भूरी आंखों वाले थे और माताजी जो है वो नीली आंखों वाली थी, तो मान लीजिए कि इन्होंने अपना जीन दी, अपना वो क्रोमोसोम दिया, इन्होंने भी अपना क्रोमोसोम दिया। इस पर भूरी आंखों वाले जीन थे, इस पर नीली आंखों वाले जीन थे, तभी तो जीन की वजह से ही तो इनकी आंखें भूरी थी, जीन की वजह से ही तो इनकी आंखें नीली थी। तो इनके अंदर भूरी आंखों वाले जीन पाए जा रहे हैं, इनके अंदर नीली आंखों वाले जीन पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो जीन है, इनके गुणसूत्र पर जो जीन है वो भूरी आंखों वाले हैं, इनके गुणसूत्र पर जो जीन है वो नीली आंखों वाले हैं। बात बस बिल्कुल करेक्ट समझ में आ गई, ठीक है। अब इन्होंने जब ये ट्रांसफर किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर किया, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ मामला, मान लीजिए कि इसे हम लोग भूरा इसको हमने कह दिया बी लिख दिया और नीली आंखों को हम लोगों ने बीएल लिख दिया, ठीक है। तो बी वाला भी, तो इसका मतलब कि इसके अंदर यानी पिताजी से आया बी वाला जीन यानी भूरी आंखों वाला, और इसके अंदर ब्लू आईज वाला जीन आया, ठीक है, माता जी के अंदर। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा पैदा होना चाहिए उसके अंदर तो होना यह चाहिए कि ब्लू, एक आंख इसकी ब्लू हो जाए, एक आंख इसकी जो है वो भूरी हो जाए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कभी आपने ऐसा बच्चा तो नहीं देखा कि पता लगा एक की आंखें जो है वो, अगर माता पिता मान लीजिए पिताजी जो है वो भूरी आंखों वाले हो गए और माता जी जो है नीली आंखों वाली हो गई, तो ऐसे पेरेंट, ऐसे जो कह सकते हैं कपल तो आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा उनका बच्चा नहीं देखा होगा कि एक आंख भूरी हो और एक आंख जो है नीली हो, ऐसा तो नहीं देखा होगा ना। बात समझ में आ रही है? तो नहीं देखा होगा, तो होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मामला क्या हुआ कि इसका जो जीन था, इस इंसान के अंदर जो जीन था, ये जो बच्चा पैदा हुआ इसके अंदर जो जीन था, इसके अंदर जो जीन आए अपने माता पिता से, वो नीली आंखों वाले भी, भूरी आंखों वाले भी आए और नीली आंखों वाले भी आए, दोनों थी। तो ये इसका यानी इसके अंदर जो जीन मौजूद होगा, इस बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद है उसके अंदर जो जीन मौजूद होगा वो दोनों वाला होगा, यानी पिताजी वाला भी होगा, माताजी वाला भी होगा। तो इसे बोलते हैं जीनोटाइप। क्या कहा जाएगा? जीनोटाइप। यानी कि इस बच्चे का जो जीनोटाइप होगा वो ब्लू आईज वाला भी होगा और ब्राउन आईज वाला भी होगा, भूरी आंख वाला भी होगा और आपके नीली आंखों वाला भी होगा। मतलब कि दोनों आंखों वाले, मतलब दोनों के जीन इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ जीन प्रभावी होते हैं, कुछ जीन अप्रभावी होते हैं। मतलब कि जैसे आपके शरीर के अंदर दो जीन पहुंच गए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट थे, एक भूरी आंखों वाला था और एक नीली आंखों वाला था। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि इनमें से एक जीन ऐसा होगा जो कि प्रभावी होगा, यानी कि वो डोमिनेंट होगा, वो थोड़ा दबदबे वाला होगा, ठीक है। मतलब अगर वो कम दबदबे वाला यानी कि अप्रभावी जीन सामने आ गया तो उसको दबा देगा, उसको सप्रेस कर देगा, उसको प्रोटीन नहीं बना देने देगा, उसको प्रोटीन नहीं बना, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो लक्षण भी नहीं व्यक्त होंगे, ठीक है। तो उनको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने देगा, उनको प्रोटीन नहीं बनाने देगा, ठीक है। तो इस केस में ब्राउन आइज वाला जीन जो है वो प्रभावी हो गया और ब्लू आइज वाला जीन जो होता है होगा वो अप्रभावी हो। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो डार्क ब्राउन आइज होती हैं वो प्रभावी लक्षण वाले प्रभावी जीन होते हैं, और जो ब्लू आइज होती हैं, ब्लू आइज वाले जो जीन होते हैं वो अप्रभावी जीन होते हैं। तो क्या होता है कि ये ब्राउन आइज वाली, डार्क ब्राउन आइज वाली जो जीन होगा ये प्रभावी होगा, ये अप्रभावी होगा, यानी कि ये डोमिनेंट होगा, ये रिसेसिव होगा। तो बच्चे के अंदर जो कैरेक्टर आएगा यानी प्रोटीन जो बनवाएगा वो ये वाला जीन बनवाएगा, और बच्चे की आंखें जो होंगी वो ब्राउन आइज होंगी, ठीक है, डार्क ब्राउन आइज होंगी, काली आप बोल सकते हैं, जो भी है। तो डार्क ब्राउन आइज वाली होंगी, ठीक है, डार्क ब्राउन आइज वाली होंगी। लेकिन इसके अंदर जीन दोनों मौजूद हैं, यानी कि माता द्वारा ब्लू आइज वाले जीन भी मौजूद है, पिता वाला ब्राउन आइज वाला भी जीन मौजूद है, दोनों मौजूद हैं। लेकिन इसके अंदर जो लक्षण नजर आएंगे वो ब्राउन आइज वाले, यानी इसकी आंखें जो होंगी वो ब्राउन आइज वाली होंगी। तो क्या हुआ था? असल में हुआ यह था कि दोनों जीन इसके माता पिता से पहुंचे थे, ब्लू वाले भी ब्राउन वाले भी, लेकिन ब्राउन वाले ने ब्लू आइज वाले को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, उसको प्रोटीन नहीं बनाने दिया, खुद प्रोटीन बनाया, जिससे प्रोटीन कौन सी बनी? ब्राउन आइज वाली बनी। और आंखों में जो वही लक्षण नजर आएगा ना जिसकी प्रोटीन बनेगी। तो इस आपकी आंखों के अंदर यानी उस बच्चे के अंदर जो आंखों का कलर होगा, आंखों के कलर होगा वो ब्राउन होगा, क्योंकि ब्राउन वाली प्रोटीन बनी। ब्राउन वाली प्रोटीन इसलिए बनी क्योंकि ब्राउन वाला जो जीन था जो इसके पिता द्वारा दिया था वो क्या था? डोमिनेंट था, उसने रिसेसिव वाले को सप्रेस कर दिया। सारी बात समझ में? सप्रेस कर दिया। तो इसका ये यानी इसके अंदर जीन दोनों मौजूद हैं, ब्राउन वाले भी ब्लू आइज वाले भी। तो इसे कहा जाएगा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसकी ब्राउन भी है और ब्लू भी है, लेकिन इसका जो लक्षण व्यक्त हो रहा है, जो दिख रहा है, जिससे जो प्रोटीन बन रही है, जो स्पष्ट रूप से मतलब दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो लक्षण नजर आता है इसे बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनो
जीनोटाइप वो लक्षण जो कि नजर आते हैं, ठीक है, नजर आते हैं, जो एक्सप्रेस होते हैं, जो दिखाई पड़ते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो मेरा फिनोटाइप आपको दिखाई पड़ रहा है, मेरा आपको फिनोटाइप दिखाई पड़ रहा है कि मेरी आंखें जो है डार्क ब्राउन है, ठीक है, काली हैं, जो भी आप कहें, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर जीनोटाइप क्या है ये तो जेनेटिक टेस्ट से ही पता चलेगा कि मेरे अंदर जीन कौन कौन से मौजूद हैं। हो सकता है मेरे अंदर नीली आंखों वाले जीन भी मौजूद हो, मेरी माता या मेरी माता पिता या कहीं से भी आए हों। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये होता है, दो चीजें होती हैं, जो लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण हमें दिखाई ना पड़े लेकिन वो अंदर जीन में मौजूद होते हैं, ठीक है, वाले जीन, वो जीन जो कि हमारे कोशिका के अंदर, हमारे गुणसूत्रों के अंदर मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो यहां पर मामला क्या होता है, होप कि ये बात आपको समझ, जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया, यानी कि जो जीन हमारे शरीर की कोशिका के अंदर हमारी गुणसूत्रों पर मौजूद है वो है जीनोटाइप, और जो उसमें से जो रिजल्टेंट की तरीके से जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो रियली में हमारी आंखों में या हमारे शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। तो जरूरी नहीं जीनोटाइप फिनोटाइप सेम हो सकता है जीनोटाइप कुछ और हो, फिनोटाइप कुछ और नजर आ रहा हो। इस बच्चे को देखने से क्या लगेगा, इसकी भूरी आंखें, तो लगेगा इसके माता पिता जो है दोनों भूरी आंखों वाले होंगे, तभी ये जो है वो भूरी आंखों वाला हुआ है। लेकिन जब बाद में पता चला माता नीली आंखों वाली थी, पिता भूरी आंखों वाले थे, तो ये कैसे हो गया? इसका मतलब इसका जीनोटाइप कुछ और है, फिनोटाइप कुछ और है। तो इसी तरीके से जब हम यहां पर देखते हैं, होप की बात आपको समझ में आ गई होगी, तो लंबा पौधा और बौना पौधा, तो लंबे पौधे को इन्होंने कैपिटल टी से किया और छोटे पौधे को इन्होंने स्मॉल टी से किया। जब इनको संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो इनकी जो पहली जनरेशन पैदा हुई, तो उसमें क्या हुआ कि इनके अंदर जनरेशन, ये इस लंबे पौधे से टी वाला जीन भी आया, और इसका जो छोटे पौधे से ये वाला टी, स्मॉल टी वाला जीन भी आया। तो इसका जो जीनोटाइप हो गया वो टी दोनों हो गया। इसका जो जीनोटाइप, यानी इसके जीन में टी दोनों मौजूद है, यानी लंबे पौधे की जीन भी मौजूद है, बौने पौधे की भी जीन मौजूद है। लेकिन लंबाई जो होती है, लंबाई वाला जो जीन होता है, यानी कि जो ज्यादा लंबा करने के लिए, पौधे को ज्यादा लंबा करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है, जिसे हम टी से यहां पर डिनोट कर रहे हैं, ये डोमिनेंट हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो इसका जो फिनोटाइप रहेगा F1 जनरेशन में वो कैसा आ गया? F1 जनरेशन में जो इसका फिनोटाइप आया वो सारे के सारे लंबे पौधे पैदा हुए, यानी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे हुए सभी लंबे पौधे कैसे हुए? लंबे हुए। तो इनका फिनोटाइप लंबे पौधे वाला हुआ, यानी सारे जो पौधे पैदा हुए सब लंबे थे, लेकिन इसके जीन में अगर ध्यान से देखा जाए तो छोटे जीन भी मौजूद है, यानी साइज में जो छोटा कर देते हैं पौधे को, वो भी जीन मौजूद हैं। तो जीनोटाइप इसका ये है, लेकिन फिनोटाइप ये है कि सभी लंबे पौधे पैदा हुए, ठीक है बात है। फिर क्या किया कि मेंडल ने क्या किया? लंबा पौधा, ठीक है, बौने पौधे, तो इसके अंदर क्या हुआ कि इन्होंने जो F1 जनरेशन में जो चीजें इन्होंने प्राप्त की थी, F1 जनरेशन में जो ये थी प्राप्त किया था इन्होंने, यानी टी वाला केस था, तो इसमें क्या हुआ? इन दोनों में संक्रमण, मतलब ये जो जनरेशन में जो पौधे मिले थे, ठीक है, जिनके अंदर टी वाला है, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला जीन मौजूद है, तो उनको आपस में क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब आपस में क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन पैदा हुई, यानी F2 जनरेशन जिसे बोलेंगे, उसमें क्या हुआ कि रेशियो बदल गया। क्या हुआ कि इसमें ज्यादातर जो है वो पूरा एक क्रॉस बनाया जाता है, उस पर मत जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ? लंबा पौधा, बौना पौधा, लंबा पौधा, बौना पौधा करके इनका मामला सेट हुआ। और इस तरीके से क्या हुआ? जीनोटाइप में आप देखेंगे कि कुछ बिल्कुल लंबे पौधे, यानी टी जीन आया, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन आया, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीन आया, और बौना पौधा अपन में स्मॉल टी जीन आया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन में क्या मामला बन गया कि फिनोटाइप अगर देखा, जीनोटाइप में तो अलग अलग है, लेकिन फिनोटाइप में देखा जाए तो ज्यादातर जो पौधा हुआ, ठीक है, ज्यादा 3 जो पौधे पैदा हुए, अगर 4 पौधे पैदा हुए तो उसमें 3 पौधा जो हुआ वो क्या हुआ? लंबा हुआ, और चौथा जो पौधा हुआ वो कैसा हो गया? बौना पौधा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रेशियो, यानी F1 द्वारा लंबाई में दोनों विश्लेषण इसमें आगे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि इसको इस तरह से इसमें संकरण करवाया, तो जो स्वनिश्चय, तो जो अनुपात F2 जनरेशन में प्राप्त हुआ वो 3:1
1 का प्राप्त हुआ। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में जो फिनोटाइप का जो रेशियो प्राप्त हुआ, फिनोटाइप जो दिखा वो 3:1 आया, यानी 3 लंबे पौधे और 1 छोटा पौधा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि जो रिसेसिव जीन होते हैं एक्सप्रेस तभी होंगे, फिनोटाइप तभी एक्सप्रेस होंगे जब उनके अंदर जो दोनों जीन रिसेसिव टाइप के हों, यानी माता पिता दोनों से जो एक्सप्रेस होंगे जीन, वो दोनों क्या होंगे, वो वाले होंगे, मतलब रिसेसिव वाले। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिसेसिव, यहाँ पे रिसेसिव है, तो ये जब दोनों रिसेसिव हैं तभी ये क्या हो गया, ये बौना पौधा जो है बन पाया। वरना जो है जितने भी पौधे बनेंगे वो सारे के सारे कैसे बनेंगे, लंबे पौधे ही बनेंगे। तो 3:1 का रेशियो यहां पर निकलकर सामने आया। ठीक है, सामने आया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात यहां पर ये सारी चीजें, इसके अलावा इन्होंने फिर क्या किया था, इन्होंने क्या किया था कि फिर अलग अलग जो है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इस व्याख्या में टीटी एवं कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल टी यानी स्मॉल टी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में टी की एक प्रति ही पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां, ठीक है, टी ही होनी चाहिए, स्मॉल टी ही होनी चाहिए। कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि जो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। मैंने जो सारी बातें आपको बता दी, बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर फिर इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट ये किया था, दूसरा एक्सपेरिमेंट फिर इन्होंने किया कि गोल और हरे बीज लिए, फिर झुर्रीदार दूसरा पीले बीज लिए, फिर इनमें क्रॉस कराया। तो जब इनमें क्रॉस कराया तो 2 अलग अलग लक्षणों को लिया, 2 अलग अलग, यानी एक पौधा ऐसा लिया कि गोल जिसका बीज होता है और गोल होता है और हरा बीज होता है। दूसरा जो इन्होंने पौधा लिया जिसके बीज लिए झुर्रीदार और पीले बीज लिए, और इनमें क्रॉस कराया। जब इनमें क्रॉस कराया तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट जो है वो निकल कर आया। उस चार्ट से फिर जो फाइनली जो है जो रिजल्ट आया, आपको रिजल्ट से मतलब रखना है, कैसे ये आया बहुत ज्यादा इसके डीप में मत जाइए। ठीक है, बस इतना है कि रिजल्ट से पता लगना चाहिए। जब इन्होंने 2 लक्षणों के वाले पौधों के बीच में आपस में क्रॉस कराया, जैसे गोल और हरे बीज और झुर्रीदार पीले बीज के बीच में जब क्रॉस कराया, तो जो नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन में जो रिजल्ट आया वो 9:3:3:1 का रेशियो आया। मतलब कि गोल और पीले बीज जो है वो 9, ठीक है, जैसे मतलब कुल मिला के 16 अगर इसका रेशियो निकाला जाए, ठीक है, हाँ, अगर 16 बीज अगर इसके बने तो इसमें से 9 जो बीज बने वो गोल और पीले बीज के बने, और फिर इसके बाद जो है वो गोल और हरे बीज जो हैं वो 3 के रेशियो में आए, झुर्रीदार और पीले बीज जो हैं 3 के रेशियो में आए, और झुर्रीदार हरे बीज जो हैं 1 के रेशियो में आए। तो इस तरीके से जो रेशियो बनकर निकल कर आया 9:3:3:1 आया। तो 2 अलग अलग लक्षणों, बीजों की आकृति और रंग की स्वतंत्र वंशानुगति में हमेशा, अच्छा ये जो नियम है बिल्कुल फिक्स है कि अगर आप 2 अलग अलग लक्षणों वाले लक्षणों वाले जो है पौधे हैं उनमें आपस में क्रॉस कराएंगे तो जो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 9:3:3:1 के हिसाब से ये पूरे के पूरे इसके अंदर लक्षण निकलकर सामने आएंगे। ठीक है, तो ये बात इनमें बताई, तो इन्होंने ये सबसे बड़ा काम यहां पर किया था। बाकी जो है वो बहुत सारे इसमें चीजें, लेकिन ये आपको याद रखना है कि एक जो अगर सिंगल वाला क्रॉस है तो उसमें जो रेशियो आया था 3:1 का आया था, और साथ ही साथ जो ये 2 लक्षणों वाले जीनों के बीच में आपस में, कैरेक्टर वाले बीजों के बीच में आपस में क्रॉस कराया था, तो उसका रेशियो जो आया था वो 9:3:3:1 आया था। बस इतना याद रखें, इसके बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। बाकी जो है ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं सब मैंने आपको बता दिया। आनुवंशिकता कार्य विधि किस प्रकार होती है, कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों के अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है, सब मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो चीजें मैंने थी वो सब की सब, जो ये वाला पूरा का पूरा सेक्शन मैंने आप लोगों को बताया है, यही सब बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। इसको मैंने फ्लो डायग्राम में पूरा आपको स्पष्ट कर दिया। ये जो चीजें दी हुई हैं यही सब चीजें दी हुई हैं, और इस सब चीजों को मैंने आपको ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया कि कैसे कैसे ये कॉपीज बनते हैं। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र से प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती। सब बातें आपको मैंने बता दी हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है। ठीक है, अब बात यहां पर आ जाती है कि भैया लिंग निर्धारण कैसे होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंग निर्धारण कैसे होता है तो इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, कि ये मान लीजिए कि मेल है, ठीक है, ये पुरुष है, और ये जो है ये क्या है, महिला है, फीमेल है।
ठीक है, ये ये जो है पुरुष है, वो महिला है। ठीक है, अब क्या हो गया कि जब पुरुष के अंदर, ठीक है, समझिएगा इस बात को, कि जो पुरुष के अंदर क्रोमोसोम गुणसूत्र मौजूद होते हैं, उनमें जो है वो 44 मौजूद होते हैं, यानी कि 22 जोड़े जो मौजूद होते हैं वो वही वाले गुणसूत्र होते हैं जो कि महिला के अंदर होते हैं। यानी 44 गुणसूत्र इसके, 44 इसके गुणसूत्र, यानी 22 जोड़े इसके, 22 जोड़े इसके, दोनों के समान होते हैं, इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, कुछ इसके अलावा पुरुषों के अंदर जो 45वां और 46वां होता है वो होता है XY। ठीक है, और इसके अंदर महिला के अंदर होता है XX कहा जाता है, इसको नाम दिया जाता है, कोई X लिख कर नहीं आता है वहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पुरुष के अंदर जो गुणसूत्र मौजूद होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर 44 वही होते हैं जो महिला के अंदर होते हैं, और 45वां 46वां थोड़ा अलग होता है, 45वां 46वां महिला से अलग होता है, जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब रेशियो किसी पुरुष के अंदर क्या होता है? 44 प्लस XY, और महिला के अंदर क्या होता है? 44 प्लस XX होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब जब इनसे, ठीक है, अब इनसे जो है, जब मान लीजिए ये जो कोशिका होती है, जनन कोशिका होती है, तो ये जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें 44 प्लस XY मेल में होता है, और 44 प्लस XX जो है वो फीमेल के अंदर पाया जाता है। तो जब ये विभाजित करती है, ठीक है, यानी कि जब ये जनन कोशिका विभाजित करती है तो इससे मान लीजिए दो स्पर्म यानी कि 2 शुक्राणु बने। ठीक है, 2 शुक्राणु बने। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जो है वो मियोसिस नाम का जो है कोशिका विभाजन होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है कि जब भी कोशिका विभाजित होती है तो विभाजन के बाद जो है वो जो नई कोशिकाएं बनती हैं विभाजन के बाद, उसमें हाफ क्रोमोसोम जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 22 प्लस एक स्पर्म में यानी एक शुक्राणु में, पुरुष के एक शुक्राणु में 22 प्लस X जाएगा, और दूसरे शुक्राणु में क्या जाएगा? 22 प्लस Y शुक्राणु जाएगा। यानी कि कुछ जो शुक्राणु बनते हैं वो 22 प्लस X वाले बनते हैं, और कुछ शुक्राणु जो होते हैं वो 22 प्लस Y वाले बनते हैं। महिला के अंदर जब अंडाणु बनता है, यानी कि ये जो आपकी जनन कोशिका होती है, जब ये जनन कोशिका विभाजित होती है तो एक में जाता है 22 प्लस X, और दूसरी कोशिका, एक कोशिका से जब 2 कोशिकाएं बनती हैं, दूसरे में जाता है 22 प्लस X, क्योंकि इसमें दोनों जो 45वां 46वां वो दोनों XX हैं, तो एक में जाएगा 22 प्लस X और एक जाएगा 22 प्लस X। ठीक है, यानी दोनों में XX जाएगा। लेकिन तो इसका मतलब क्या आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि पुरुष में जो स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो 2 प्रकार के बनते हैं, एक X वाला बनता है, एक Y वाला बनता है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल यही होता है। तो अगर मान लीजिए कि एक महिला का ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु उसमें मौजूद है, फैलोपियन ट्यूब में, निषेचन नलिका में मौजूद है। अब अगर मान लीजिए कि स्पर्म इजैकुलेट किया, मेल ने, पुरुष ने जब शुक्राणु को उत्पादित किया, यानी कि उसकी वेजाइना में डाला, तो उसमें जो शुक्राणु डाले जाते हैं वेजाइना के अंदर, फीमेल वेजाइना के अंदर, वो दोनों प्रकार के होते हैं। बहुत सारे शुक्राणु होते हैं, लाखों करोड़ों शुक्राणु होते हैं। उन लाखों करोड़ों में से आधे X वाले होते हैं और आधे Y वाले होते हैं। तो अगर मान लीजिए दौड़ हुई, ठीक है, और अंडाणु तो एक ही रिलीज होता है, कल बता चुका हूं लास्ट क्लास में, एक अंडाणु 22 प्लस XY, जाए ये अंडाणु मैच्योर हो जाए, जाए ये अंडाणु मैच्योर हो जाए, रहेगा उसके अंदर 22 प्लस X ही क्रोमोसोम गुणसूत्र। अब 22 प्लस X वाला गुणसूत्र इंतजार कर रहा है, और लाखों जो है वो स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है वो इजैकुलेट किए गए हैं फीमेल वेजाइना में, जिसमें से कुछ X वाले हैं, कुछ Y वाले हैं। अब दौड़ हुई, अगर मान लीजिए इस दौड़ में ये जीत जाता है, ये आगे पहुंच जाता है और ये इसको निषेचित कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 22-22 मिलकर 44 और प्लस XX मिलकर क्या हो जाएगा? ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी कि ये जो अगर ये शुक्राणु इसको फर्टिलाइज कर देगा, X वाला शुक्राणु अगर महिला के इस अंडाणु को फर्टिलाइज कर देगा, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा 44 प्लस XX वाला बनेगा। यानी इससे जो बच्चा बनेगा, यानी इससे जो आगे की जनरेशन में बच्चा पैदा होगा वो कैसा वाला होगा? XX वाला। और XX वाला कैसा होता है? फीमेल होता है, यानी कि बच्ची का जन्म होगा, यानी कि ये इससे क्या होगा? पुत्री का जन्म होगा। मान लीजिए वही जो रेस है, ठीक है, रेस है, उसमें जो है ये वाला शुक्राणु आगे बढ़ जाए और ये जाकर इसको फर्टिलाइज कर दे, 22 प्लस X 22 प्लस Y वाला 22 प्लस इसको इस अंडाणु को फर्टिलाइज कर दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? 44 22 22 44 प्लस
वाई यहां से मेल शुक्राणु से आ गया, एक्स फीमेल वाले से मिल ही रहा है, एक्स वाई बन गया। यानी कि ऐसी कंडीशन किसकी होती है, एक्स वाई किसका होता है, पुत्र का होता है। तो इससे क्या होगा, पुत्र का जन्म होगा। तो इससे क्या होगा, पुत्री का जन्म होगा, और इससे क्या होगा, पुत्र का जन्म। तो इसका मतलब सारा सेक्स डिटर्मिनेशन का खेल किसकी वजह से होता है, शुक्राणु की वजह से होता है। तो जो शुक्राणु जाकर उसको फर्टिलाइज करेगा, यानी अगर एक्स वाला, पुरुष का एक्स वाला, लाखों शुक्राणु उसमें फीमेल वेजाइना में इजैकुलेट किए जाते हैं, उसमें लाखों में से कुछ एक्स वाले होते हैं, कुछ वाई वाले होते हैं। अगर एक्स वाला जाके महिला के अंडाणु को निषेचित कर देता है तो महिला जो है पुत्री का जन्म होता है। अगर वाई वाला निषेचित कर देता है, वाई वाला निषेचित कर देता है तो फिर क्या होता है कि पुत्र का जन्म होता है। इसका मतलब कि पुत्र और पुत्री का होना, मेल बच्चे या फीमेल बच्चे का होना किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है पुरुष के शुक्राणुओं पर, पुरुष के शुक्राणुओं के प्रकार पर निर्भर कर रहा है। तो होप कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सेक्स डिफाइन होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गया होगा। होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो इसका मतलब अब कभी भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार, ठीक है, कभी भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार, आप अगर बच्चा पैदा कर रही है कोई महिला, तो वो लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, तो इसके लिए कहीं से भी किसी भी तरीके से जिम्मेदार महिला नहीं होती है, बल्कि लड़का या लड़की होने का पूरा तरीके से जो जिम्मेदारी होती है वो पुरुष के शुक्राणुओं पर होती है कि कौन सा शुक्राणु जाकर वहां पर फर्टिलाइजेशन या निषेचन कर रहा है। ये बात समझ में। तो यही सब बातें यहां पर बताई गई हैं जो मैंने आपको इस फ्लो डायग्राम में बता दी। तो होप कि ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।